हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और फ्रेंड्स, जैसे हमने कॉस्टिंग की क्लासेस स्टार्ट की बीकॉम फाइनल और सीए इंटरमीडिएट, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटरमीडिएट के लिए, तो जो फर्स्ट पार्ट था अभी जो कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन था, वो देखने के लिए आप आई टैब पे क्लिक करें। आपको कॉस्टिंग की बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। बट उस पार्ट में हमने केवल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में बात किया है। आज उस कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कैसे डेराइव करते हैं, कैसे उस कॉस्ट के इंग्रेडिएंट्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में पुट करते हैं और एक आंसर तक हम पहुंचते हैं, एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। उसके लिए उन इंग्रेडिएंट को जिस फॉर्मेट में पुट किया जाता है, उन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को जिस फॉर्मेट में पुट किया जाता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट शीट। तो आज हम सीखेंगे कॉस्ट शीट बनाना। कॉस्ट शीट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें हम कॉस्टिंग के अदर एलिमेंट्स को एक सिस्टम से पुट करते हैं तो फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है। मीन्स एक ऐसा रिजल्ट आता है जिससे हम अपने डिसीजन ले सकते हैं। इसे समझने के लिए जरूरी है कि आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर देखें। आई टैब पे क्लिक करें, आपको वहां पर वो वीडियो मिल जाएगा। बाकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जरूर मैं अभी यहाँ पर दे देता हूँ ताकि ये फॉर्मेट आपको समझ आ जाए इजिली। बहुत ही शॉर्ट वे में शो करता हूँ, या फिर मैं आपको फर्स्ट पार्ट का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आप उसे देखकर इस फॉर्मेट को समझ सकें। ठीक है, तो देखें जरा। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसपे हम कॉस्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स को यहाँ पे पुट करते हैं और एक सिस्टमेटिक वे में हम एक रिजल्ट निकालते हैं, एक प्रॉफिट या एक सर्टेन रीजनेबल आइटम तक पहुँचते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ डिटेल्स और यहाँ पर अमाउंट मेंशन करते हैं। कॉस्टिंग के अंदर ध्यान रखना है, यहाँ पर अकाउंटिंग रूल्स नहीं लगते, कोई डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं होता, केवल कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉस्टिंग के अंदर कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्ज, फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें नहीं आती यहाँ। ठीक है, केवल प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आती हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ शॉर्ट में कि आपको मैंने बताया था कि कॉस्ट के 3 इसेंशियल एलिमेंट माने जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था मटेरियल, दूसरा बताया था लेबर और तीसरा बताया था एक्सपेंसेस। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हमारे 3 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। मीन्स विदाउट मटेरियल प्रोडक्ट नहीं बन सकता, विदाउट लेबर सपोर्ट काम नहीं हो सकता, विदाउट अदर एक्सपेंसेस इनकर किए हुए भी हमारा काम नहीं हो सकता। मैंने इसके 2 पार्ट किए थे, शॉर्ट में लिखता हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है। एक तो डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, ये आप डिटेल में जानने के लिए फर्स्ट पार्ट में वीडियो देखें, बट फिर भी 1 मिनट में शॉर्ट में बता देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जिसे आप प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स ये मार्कर बनाने में मटेरियल क्या लगा, तो इसमें जो हमें दिख रहा है कि प्लास्टिक लगा है, तो प्लास्टिक हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो इसे बनाने में लगा बट इसके बॉडी पे हम इसे टच नहीं, इसे हम
चेक नहीं कर सकते, इसे हम देख नहीं सकते। लाइक बोर्ड बनाने में प्लाई का यूज हुआ, वुड का यूज हुआ वो दिख रहा है, एल्यूमिनियम का यूज हुआ बॉर्डर पे वो दिख रहा है, बट इसे बनाने के लिए जिन कीलों और फेविकॉल का यूज हुआ वो नहीं दिख रहा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, ऐसे ही लेबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली इंगेज्ड है, जैसे मकान बनाने में मिस्त्री दीवारें बना रहा है, मिस्त्री कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, वो डायरेक्ट लेबर है। और इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? वो लेबर जो डायरेक्ट लेबर को प्रोडक्शन प्रोसेस में असिस्ट कर रही है। असिस्ट करने का मतलब हेल्प करना, मीन्स जो लेबर है, जो बेलदार है, मसाला बनाते हैं और मिस्त्री को देते हैं, तो मिस्त्री डायरेक्ट लेबर है क्योंकि वो डायरेक्टली मकान को बना रहा है। इनडायरेक्ट लेबर कौन है? जो डायरेक्ट लेबर को उनके प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट लेबर हैं। ऐसे एक्सपेंसेस भी दो तरीके के बताए थे, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है जिनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जैसे मशीनें चलाने के लिए पावर एंड फ्यूल जरूरी है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मटेरियल को लाने का किराया भाड़ा डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिना उन एक्सपेंस के प्रोडक्शन नहीं हो सकता। बट अब जो मकान, जो बिल्डिंग में, फैक्ट्री बिल्डिंग में लाइटिंग का यूज हो रहा है, उस लाइटिंग का यूज किस लिए है? वो प्रोडक्शन पर नहीं इनकर हो रही, बट फिर भी फैक्ट्री में लाइटिंग ऑन रखना, जलाना जरूरी है क्योंकि अंधेरे में प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो डायरेक्ट जो प्रोडक्ट पर एक्सपेंस हो वो डायरेक्ट है, जो प्रोडक्ट पर नहीं हुए बट फैक्ट्री प्रोडक्शन दौरान में इस फैक्ट्री के अंदर हुए, वो आपके इनडायरेक्ट, लाइक फैक्ट्री बिल्डिंग रेंट। अब अगर हम तीनों के डायरेक्ट कहो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को एक साथ लेते हैं तो बनता है प्राइम कॉस्ट। ये चीज़ें मैंने पहले आपको बताई हैं, ये आप डिटेल में भी पिछले वीडियो में देख सकते हैं, पिछले पार्ट में। और तीनों के इनडायरेक्ट को अगर हम लेते हैं एक साथ तो बनता है ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स के फर्दर 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, तीनों पार्ट में उनका प्रेजेंटेशन क्या होगा, वही चीज़ें हमें यहाँ पर सीखना है। तो एक तो मैंने आपको बताया था फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और लास्ट बताया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इस डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन को अगर एक प्रॉपर फॉर्मेट दे दें, एक सही सा स्वरूप दे दे, एक सिस्टम में पुट कर दे, तो उसे ही कहते हैं कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो देखो, इसे प्रॉपर सिस्टम में हम पुट करते हैं। बात की शुरुआत होती है कहाँ से? मटेरियल से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। हमें डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है कि प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है, इसलिए हम इसे एक हेडिंग के जैसे ट्रीट करेंगे। और ये जानने के लिए क्या जरूरी है? तो डायरेक्ट मटेरियल जितना आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, डायरेक्ट मटेरियल जितना ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है उसे आप दिखाएं यहाँ पर। और एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि स्टॉक को यहाँ पर 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। स्टॉक मीन्स बचा हुआ जो माल है, उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट स्टेज होती है, जो स्टॉक होता है फर्स्ट स्टेज में वो रॉ मटेरियल के रूप में होता है। सेकंड स्टेज होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड स्टेज होती है फिनिश गुड्स।
अब आपको ये समझना है कि जब हमने मान लो मार्कर बनाने के लिए, इस मार्कर को बनाने के लिए हमने प्लास्टिक परचेज किया, तो किस फॉर्म में होता है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। फिर हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और साल के एंड में कुछ मार्कर तो बनकर जो तैयार हो गए, वो तो फिनिश गुड्स है, जिसे अब बस हमें क्या करना है? सेल करना है। बट कुछ मार्कर में केवल इतना ही बना है, अभी कैप बनना बाकी है, तो ये फिनिश गुड्स नहीं है, इसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में ये स्टॉक के तीनों कैटेगरीज का अलग अलग प्लेस पर यूज है, उस प्लेस को हमें समझना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक आपके पास होगा, आप डायरेक्ट मटेरियल में ऐड कर दें, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल भी इसका मतलब क्या है? रॉ मटेरियल। तो जितना आपने खरीदा उसमें आपके पास जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है वो ऐड कर दें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप कहेंगे इसे सर हमने ऐड क्यों किया? क्योंकि जो पिछले साल का बचा हुआ मटेरियल है वो तो इस साल सबसे पहले यूज किया गया, फिर करंट ईयर में जो परचेज किया वो भी हमने यूज किया, तो इन दोनों का ही हमने यूज किया है। तो टोटल हमारे पास मटेरियल इस साल अवेलेबल कितना है वो पता चल जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे ऐड कर दें, एक्सपेंसेस ऑन परचेज। अगर मटेरियल खरीदने में कोई एक्सपेंसेस हमें करना पड़ा, जैसे जिस पर्सन के थ्रू मटेरियल हमने खरीदा उस पर्सन ने कोई ब्रोकरेज चार्ज किया मटेरियल दिलवाने में, तो हमारे एक्सपेंसेस ऑन परचेज उसे भी ऐड कर देना है। और अब इसमें से दो चीजें लेस करना है, क्या क्या? एक तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप कहेंगे सर इसे हमने क्यों लेस किया? तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, हमें क्या जानना है? सॉरी, हमें क्या जानना है कि हमने मटेरियल इस करंट ईयर में कितना कंज्यूम किया है। तो अब आप देखो कि जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच गया है, जो यूज नहीं हुआ, वो करंट ईयर का कंजम्पशन तो नहीं है, और हमें तो करंट ईयर का कंजम्पशन जानना है। इसलिए जो स्टॉक बच गया, जो यूज नहीं हुआ, उसे आप लेस कर दो, वो हमारा करंट ईयर का कंजम्पशन नहीं है। एक चीज और आपको यहां पे लेस करना है, लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल का कोई स्क्रैप है, वेस्टेज है, और उस वेस्टेज को हमने क्या किया? सेल कर दिया, तो सेल करने से अगर कुछ भी पैसे हमें मिल गए तो क्या होगा? उससे हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगी। इसलिए हम सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल भी लेस कर देंगे। दो ही चीजें लेस करना है। अब जो आया ये है आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। हमने पूरे साल में जो मटेरियल कंज्यूम किया वो ये है। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के बाद हमें क्या लेना है? डायरेक्ट लेबर। अब यहां पर आप डायरेक्ट लेबर लेंगे, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। डायरेक्ट लेबर को और क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस जो भी दिया है वो ले लें, और साथ ही साथ डायरेक्ट लेबर के बाद फिर डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए हमें, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या इसका एक और नाम है, इसे हम कहते हैं चार्जेबल एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को चार्जेबल एक्सपेंस भी कहते हैं। बस ये तीन चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को डायरेक्ट को प्लस करके क्या बनता है? प्राइम कॉस्ट। इसलिए अब जो इन तीनों का सम आएगा वो बिजनेस की सबसे मेन कॉस्ट है। प्राइम का मतलब मुख्य लागत, तो यहां पर आप उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये रूल है कि आप इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे।
जब भी कोई आंसर आएगा उसे कैपिटल लेटर में लिखना है ताकि वो हाईलाइट हो। अब प्राइम कॉस्ट के बाद आगे चलते हैं तो आपको अगला जो बैरियर मिला उस पर लिखा हुआ है ओवरहेड। आप कहोगे कौन सा ओवरहेड है ये, तो बात आती है सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड की। तो फिर यहाँ पर अब प्राइम कॉस्ट में सबसे पहला ओवरहेड हमें ऐड करना है जिसका नाम है फैक्ट्री, या हम इसे वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं। अब फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे हुए इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मीन्स और एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन इनकर्ड इन अ फैक्ट्री बिल्डिंग इज नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, सारे फैक्ट्री के एक्सपेंस मीन्स ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस मीन्स इसमें आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट जो तीनों चीजें इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, उन तीनों चीजों का सम आप कर दोगे तो वो आपके ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, वर्क्स मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री मशीनरी का डेप्रिसिएशन, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो आपको रटना नहीं है, समझना है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो भी खर्चा फैक्ट्री बिल्डिंग में होगा वो आपका फैक्ट्री एक्सपेंस है। वही आपके इनडायरेक्ट मटेरियल से या तो रिलेटेड होगा, या इनडायरेक्ट लेबर से रिलेटेड होगा, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। आपने वो ले लिया। अब आपने क्या करना है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड को ऐड करना है। तो इसे नाम हम देंगे ग्रॉस फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। इसे जो आया इसे नाम दिया ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। और ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करना है, सेकंड स्टेज ऑफ स्टॉक की एडजस्टमेंट मींस आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करना है और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देना है। तो अब आ जाएगी ग्रॉस से नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जहां पर कि नेट वर्ड यूज नहीं किया जाता तो हम केवल इसे क्या बोलेंगे, फैक्ट्री या फिर और क्या नाम है, वर्क कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। ये आ गई हमारी फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। अब इसके बाद और आगे चलते हैं तो दूसरा ओवरहेड भी दरवाजे पे ही खड़ा है। इसका नाम है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो अब इसमें हम ऑफिस के खर्चे ऐड करते हैं। अभी तक तो हमारा प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड था। अब ऐड फैक्ट्री एंड ऑफिस के खर्चे, फैक्ट्री के तो हम ऐड कर चुके हैं, तो आपको लिखना ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आप जब फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर देंगे, इसमें ऑफिस के सारे खर्चे, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस की लाइटिंग, टेलीफोन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी और ऑफिस स्टाफ में एडमिन डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासनिक व्यय, गवर्नमेंट्स को हमने जो खर्चे पे किए, लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सब आपके क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। तो ये ऐड कर दोगे जब फैक्ट्री कॉस्ट में, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाना है। ये तो टोटल जो गुड्स हमने करंट ईयर में प्रोड्यूस किए ये उसकी कॉस्ट है, बट जितने टोटल गुड्स हमने प्रोड्यूस किए, मान लो 10,000 यूनिट, उसमें से हमने ड्यूरिंग द ईयर 9,000 यूनिट ही सेल किया है। तो जो कॉस्ट हमें करंट ईयर में लेना चाहिए वो 9,000 यूनिट की लेना चाहिए, जबकि ये कॉस्ट तो 10,000 यूनिट की है। तो बेचे गए यूनिट्स की कॉस्ट अगर जानना है 9,000, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपने जितनी यूनिट सेल किया उसकी ही कॉस्ट कंसीडर करें। आपके पास कॉस्ट है 10,000 यूनिट की, आपने बेचा है 9,000 यूनिट, तो प्रॉफिट भी केवल 9,000 यूनिट पर ही निकाला जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमें अब स्टॉक की थर्ड स्टेज का एडजस्टमेंट करना है। ओपनिंग स्टॉक एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करना है और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड क्यों किया? क्योंकि ये तो वो गुड्स है जो करंट ईयर में बिगिनिंग में, पिछले साल के एंड में और इस साल के बिगिनिंग में बने हुए कंप्लीट गुड्स हैं, इन पर कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, ये डायरेक्टली सेल के लिए अवेलेबल है, तो इन्हें आप ऐड कर लो। बट ये जो क्लोजिंग स्टॉक लेस क्यों किया? क्योंकि ये वो गुड्स हैं जो करंट ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं, इसकी कॉस्ट इसके अंदर आ चुकी है, बट बेचे नहीं गए, तो उसकी कॉस्ट आप लेस कर दो। तो अब जो बचेगा उसे नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब लास्ट एक्सपेंस हमारा यहां पे बचा है लास्ट एक्सपेंस का क्या नाम है? आप यहां देखें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आप उसे ऐड कर दें, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप ऐड कर देंगे। इसमें सेल से रिलेटेड सारे खर्चे, एडवर्टाइजिंग के, गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने का कैरेज आउटवर्ड, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, सेल्समैन एक्सपेंसेस और पैकिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग, सारे एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सेल्स, वो सब कुछ इसमें ऐड कर दोगे। तो अब जो आएगा वो आपकी टोटल कॉस्ट है, या उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं, या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर आप कह सकते हैं इसे टोटल कॉस्ट। आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट में क्या प्लस करना है? ऐड कर देना है प्रॉफिट। यहां पर जगह एंड हो गई, मैं इधर इसे मिटाकर आगे आपको बता देता हूं। थोड़ा सा पार्ट है, 2 लाइनें और बची है। मान लीजिए हमारी आ गई टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट आपकी आ गई। उस टोटल कॉस्ट में आपकी जितनी, मान लीजिए मार्कर बनाया हमने, मार्कर की कॉस्ट आ गई टोटल कॉस्ट 30 रुपीज़, बट हमें इसे बेचने पर कुछ प्रॉफिट भी तो अर्न करना है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जितना हमने पहले से फिक्स किया है कि मान लो हमें अगर 20% प्रॉफिट या 25% प्रॉफिट जो भी अर्न करना है, वो कॉस्ट में हम अपने ऐड कर देंगे
तो जितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो वो ऐड कर दो, और ऐड करके क्या आ जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस, जिसे आप बोलोगे सेल्स। तो ये जाकर आपका क्या तैयार हो गया, पूरा कॉस्ट सीट का फॉर्मेट, या इसे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में दो अलग अलग चीजें बोली जाती हैं कि प्रिपेयर कॉस्ट सीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दोनों बोला गया है तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपका कहाँ तक होता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और इसके बाद का पार्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो इस फॉर्मेट की हेल्प से आप जो कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, और बीकॉम की बुक में चैप्टर नंबर 6 है सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग, उस चैप्टर को आप इस फॉर्मेट की मदद से कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं अगले पार्ट में इसी पर बेस्ड छोटे और बड़े दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको अगली पार्ट में बताता हूँ। अगला पार्ट होपफुली आज से 2 या 3 दिन के अंदर, आज से तीसरे दिन आपको इसका तीसरा पार्ट आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा कॉमर्स एकेडमी में। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसे 2-3 बार बना कर देखें, और फिर आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट में मेंशन करें। और उम्मीद करते हैं अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपनी लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचेगी। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में आज से 2 दिन बाद, ठीक है। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। गुड बाय।